बच्चों नमस्कार। आप सबका न्यू लाइट के प्लेटफॉर्म पर हम स्वागत करते हैं। और पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। दिस इज़ द मोटो ऑफ डायरेक्टर ऑफ न्यू लाइट, माय डियरेस्ट सिंह सर। एंड उनकी इच्छा है कि सभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ें, जो आ सकते हैं वो, जो नहीं आ सकते हैं वो, गरीब बच्चे, अमीर बच्चे। तो इसलिए ये कार्यक्रम के तहत चल रहा है और हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं। और आरबीटीएस का पेपर हम लोगों को डिस्कशन करना है। ये टेस्ट मैग्नेटिज्म का था। ए स्मॉल रॉड इज, पहला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का है। A small rod made of a magnetic material is freely suspended by a thin thread at a place on earth. When the rod is placed in the magnetic field, it is found that the rod aligns itself perpendicular to the direction of magnetic field. The material of the rod is most likely to be. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं बेटा। एक होता है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो अगर इनसे बने सब्सटेंस की बॉडी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग टू वीक की तरफ जाते हैं, डायमैग्नेटिक। जबकि ये दोनों वीक टू स्ट्रॉन्ग जाते हैं, ये भी वीक टू स्ट्रॉन्ग जाता है। लेकिन ये ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, ये जल्दी जाता है, ये धीरे से जाता है। और यहाँ पर जो रॉड है हमारी, इसको जब हमने रखा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड के वीक पोर्शन की ओर जा रहा है, इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये। इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। एनसीईआरटी में मैग्नेटिज्म जो दूसरा चैप्टर है उसमें तीनों की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं और उन प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चंस हमेशा एक आध थ्योरी का बन जाता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। ये चार स्टेटमेंट हैं। A charged particle and a current carrying conductor are placed in uniform magnetic field. एक चार्ज पार्टिकल है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और चार्ज पार्टिकल रखा गया है। सपोज इसका चार्ज Q है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर है। Magnetic force on a charged particle moving parallel to magnetic field is 0। तो ये तो सही ही है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होता है QV क्रॉस B। तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है तो V क्रॉस B 0 हो जाएगा। दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो QVB को अगर खोलें तो QVB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा तो एंगल 90 डिग्री होगा।
तो ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला ये होता है IL क्रॉस बी। तो यहाँ पे भी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हैं तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा गलत हो गया, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है, राइट हैंड रूल नहीं लगता है। तो पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये फर्स्ट वाला आंसर इसका दिया जाएगा। तो जनरल थ्योरी के क्वेश्चन थे और उससे हम लोगों ने किया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट dl एट ए डिस्टेंस r एन एलिमेंट कैरिंग करंट। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन मॉड R का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो फोर्थ वाला आंसर सही होगा। इसका फॉर्मूला पूछा गया था वेक्टर फॉर्म में, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, तो ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं। ए सोलिनॉइड एट 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर possess 10 turn per centimeter magnetic field induction at the axis inside the solenoid। तो सोलिनॉइड के अंदर मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और ये होती है बेटा म्यू नॉट N इंटू आई, और म्यू नॉट आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो 10 टर्न पर सेंटीमीटर हैं, तो 10 अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया तो 10⁻⁻² आ गया, और करंट ये 5 एम्पियर की है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5 इंटू 4 हो गया 20 पाई इंटू ये 2 ऊपर आ जाएगा 3 10⁻⁻⁴। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो फर्स्ट आंसर आ गया इसका। और ये अच्छा किया कि पाई से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, तो आपका कैलकुलेशन में टाइम भी बचा, अदरवाइज मल्टीप्लाई भी किया जा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 टेस्ला। एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हम लिखें, तो B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई 2I/R। तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो 10 सेंटीमीटर पर ये 0.04 टेस्ला है, और डिस्टेंस अगर 4 गुनी कर दी गई 10 से 40, चाहिए तो वैल्यू रख के निकाल लीजिए। B1 इज इक्वल टू 0.4 और ये B2 निकालना है, और R2 40 है और ये R1 10 है, तो अभी B2 बराबर आ जाएगा
0.04/4, तो 0.01 टेस्ला इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला आंसर इसका रहेगा। फिफ्थ इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक थे जैसे आते हैं नीट में। और दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, तो ये 2 पैरेलल वायर हैं और करंट भी इनमें इक्वल है, I और I है। और मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं मिड पॉइंट पर, यहाँ पे फील्ड चाहते हैं। तो दोनों वायर की वजह से जो फील्ड होगी, जैसे इस लेफ्ट वाले वायर की वजह से देखो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इसकी वजह से फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगी और इसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है और करंट सेम है और ये भी मिडिल पॉइंट है। फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने लिखा ही था, μ0/4π2I/r। तो करंट सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो ये मेरे पास इक्वल एंड अपोजिट हुआ, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। फोर्थ वन इज द आंसर। अब ये मैकेनिक्स वाला क्वेश्चन है। 2 पार्टिकल हैं x और y हैविंग इक्वल चार्जेस, चार्जेस उनके बराबर हैं और एक्सेलेरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2 और मासेस का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए फार्मूला r। तो r बराबर आप जानते हैं mv/qb होता है और mv को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। बेसिकली mv इज द मोमेंटम और यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया गया है। तो वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग बच्चों को रटा देते हैं 2mqv, ये बेटा मेरे पास फार्मूला होता है अगर चार्ज को v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया जाए। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, तो हम निकाल सकते हैं v कैसे। अगर चार्ज q को v से हम एक्सेलरेट करेंगे तो qv बराबर हो जाता है 12mv², तो v की जगह हो जाएगा √2qv/m। और आप इसको अगर v की जगह पे रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर v की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। वैसे ये फार्मूला बच्चों को डायरेक्ट भी याद होता है। अब r1/r2 क्या होगा, एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2 है, तो मास है, चार्ज तो दोनों के सेम है और हमारे पास वोल्टेज भी दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलेरेट किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है। तो r1/r2 बराबर हो जाएगा √m1/m2 और उनके मासेस का रेशियो हो जाएगा m1/m2 इज इक्वल टू r1/r2 का स्क्वायर। तो ये थर्ड आंसर है इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर ये फार्मूला डायरेक्ट याद है तो रेडियस के हम लोग 3-4 फार्मूले बताते हैं। ये तो मेन है, ये तो हर किताब में दिया रहता है और इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी याद करिए। ये होता है √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास अपॉन क्यूबी और ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए होता है। और mv की जगह मोमेंटम p भी लिख सकते हैं। तो ये वेरियस फॉर्म हैं, आपको जितने फॉर्म याद रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ए चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। तो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पर होगा, तो ये वही qv/b पर है, एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर ये दोनों पैरेलल होंगे, 4 0 होने के
तरीके क्या है कि अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो फोर्स जीरो होंगे, तो ऑलवेज जीरो तो नहीं होगा और नेवर जीरो भी नहीं हो सकता। ये तो डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है, वेलोसिटी कितनी है। जीरो इफ बी एंड वी आर पैरेलल, तो फोर्थ वाला आंसर इसका सही रहेगा, जीरो इफ वी एंड बी आर पैरेलल। अब ए मैग्नेटिक फील्ड, अब ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। ऑलवेज एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर चार्ज है, चार्ज जीरो है तो फोर्स नहीं लगेगा। अगर वेलोसिटी जीरो है और चार्ज जीरो नहीं है, सपोज चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, तब भी फोर्स नहीं लगेगा। या अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो भी ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ऑलवेज एक्सर्ट वाला तो गलत हो गया और नेवर एक्सर्ट वाला भी गलत हो गया। तो exert a force if charge particle is moving across the magnetic field lines, exert a force if charge particle is moving along the magnetic field line। तो अगर along the magnetic field lines है तो ये वही पैरेलल वाला केस हो गया, either this direction or that direction, यहाँ फोर्स नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। ये थर्ड वाला आंसर इसका सही है। उसी फॉर्मूले को फिर और तरीके से पूछा गया है। ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन ऑफ स्टडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसी डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है। और ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड है, मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया गया, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो अगर ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती तब तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, रेस्ट में था, रेस्ट कोई फोर्स नहीं है तो रेस्ट में बना रहेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स क्यू ई लगेगा किसी भी डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन में और निगेटिव है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग दिस लाइन। मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगाएगी नहीं, तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन और इंटरेस्टिंग तब बनता है जब ये दोनों क्रॉस फील्ड हों, जैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों, देन देयर आर वेरियस इंटरेस्टिंग केसेस, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। टू पैरेलल बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूसेस ए म्यूचुअल फोर्स। तो हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मूविंग चार्ज होने की वजह से ये करंट फॉर्म करेंगे। आप जानते हैं कि अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से चलता है तो qv इज इक्विवेलेंट टू होता है आइडियल। तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दे आर फॉर्मिंग करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन द अट्रैक्शन फोर्स विल बी देयर। अगर करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो एक दूसरे को वायर्स अट्रैक्ट करते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट बिकॉज ऑफ चार्जेस इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगेगा, और ये कूलम्स लॉ से आएगा, दैट इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम जैसे मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये होता है μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, ये।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 1/4πε0 E²/r²। बेटा ये वाली वैल्यू 10⁻⁻7 होती है और ये वाली वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। तो दिस फोर्स, कूलॉम फोर्स, इज मच स्ट्रॉन्गर। तो डोमिनेंट कर जाएगा, तो ओवरऑल दे विल फील रिपल्सिव फोर्स। और इन द प्लेन ऑफ द पेपर करेंगे तो इस तरफ से ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पे 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं। ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर दी हुई है और कहते हैं कि सी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इस डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं, सी और डी के बीच की डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं। अब चूंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ऐसे, इन दोनों के बीच में ऐसे लगेगा, और ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो μ0/4π × 2 I1 I2 15 × 5/9। मीटर में बदलना हो बदल दीजिए, बट हम फोर्स से फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इधर हो जाएगा μ0/4π 2 × 5 × 10 ये y मान लिया। मीटर में बदलना चाहो तो मीटर में बदल लो, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 10⁻⁻2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो μ0/4π कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, और 5 एम्पियर कॉमन है वो कैंसिल हो गया, 10⁻⁻2 भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आया 15/9 बराबर 10/y। तो y बराबर हो जाएगा 10 × 9/15। तो 3 से काट दिया, 3 और 3 × 5 15 और ये 2। तो ये डिस्टेंस बेटे मेरे पास 6 सेंटीमीटर की हो गई। ये डिस्टेंस मेरे पास y बराबर 6 सेंटीमीटर की हो गई। और डिस्टेंस तो b और d के बीच में पूछी गई है, तो b और d के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 9 + 6 यानी 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए बढ़िया रहा। द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी होती हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ तो बाहर जाती हैं और साउथ टू नॉर्थ अंदर जाती हैं। तो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड एंड, तो फोर्थ वाला आंसर सही है। चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। थ्योरी का क्वेश्चन था, सारे बच्चों को याद होता है ये। अब ये मैग्नेटिज्म चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं। एक मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है और 60 डिग्री घुमाने पर जितना काम करता है उससे n गुना वर्क 90 डिग्री पर घुमाने के लिए करना पड़ता है। तो n की वैल्यू क्या होगी ये मुझे पता करना है। तो यमोत्तर का मतलब होता है एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हमारे पास इसको 0 से 90 घुमाने में, यानी MB cos 0
माइनस कॉस 90। ये वर्क जितना है ये 60 डिग्री तक घुमाने का एन टाइम्स है। तो 60 डिग्री तक घुमाइए, cos 0 माइनस cos 60, तो एम बी से एम बी तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 0 बराबर 1 माइनस हाफ इंटू एन। तो 1 बराबर n बाई 2 आ गया। तो n की वैल्यू बेटा इसमें 2 आ रही है। यस, n की वैल्यू 2 है। तो आपको क्वेश्चन ठीक लगा होगा। चलिए नेक्स्ट आइए। मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 50I प्लेस्ड अलोंग दी टॉर्क पूछ रहा है। तो एक लाइन का फॉर्मूला है टॉर्क बराबर m क्रॉस b दे दिया। तो m दे दिया मेरे पास 50I और क्रॉस b ये दे दिया 0.5I प्लस 3.0J, 0.5I प्लस 3.0J। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो I का I के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। 53 जा 150 और I क्रॉस J इज K, तो आंसर आ जाएगा 150 K न्यूटन मीटर। तो ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। ओके। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इन ए कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला होता है n इंटू डेल्टा फाई अपॉन आर, यानी टोटल फ्लक्स चेंज इंटू n अपॉन आर ये होता है। तो ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। इसका आंसर 16 रहेगा, 2 रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द वेरी कॉज दैट हैज प्रोड्यूस इट, दिस इज द लॉ। सब लोग जानते हैं ये लेंज लॉ होता है। तो बहुत ही सिंपल टाइप का था थ्योरी वाला क्वेश्चन। और फ्लक्स दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है 3t² प्लस 4t प्लस 9 और EMF हो जाएगा E बराबर माइनस n डी फाई बाई डी टी। तो n तो दिया नहीं रहा है और डी फाई बाई डी टी करते हैं, n को 1 मान लेते हैं। खाली एक ही कोयल है तो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए हैं तो 1 हो जाएंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे आएंगे तो 6t प्लस 4 आ जाएगा। और EMF चाहिए तुम्हें 2 सेकंड पे, तो t की जगह 2 रख दीजिए, -6 इंटू 2 प्लस 4। तो ये मेरे पास -16 आ रहा है। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है इट इज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द काज। तो ये तो साइन वाली बात हो गई कि किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव है। दे आर आस्किंग मैग्नीट्यूड, तो फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा 16 वोल्ट। तो 18वें का आंसर 4 वाला है। When a loop is rotated in a magnetic field, the direction of induced EMF changes in each half revolutions। ये AC का क्वेश्चन है और इसको ठीक ढंग से डायग्राम करिएगा। ये हमारे पास जैसे अगर आप साइकिल भी देख लो, एक रोटेशन में ये ऐसे घूम जाता है तो 2 बार चेंज होता है। 3 पॉइंट है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। तो एक साइकिल में ये साइकिल शुरू हुई तो एक बार यहाँ चेंज हुआ, एक बार फिर साइकिल के एंड में शुरू हो गया। तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये बदल जाता है। और इसमें किरचॉफ लॉ लगा देंगे, सीधे सीधे करंट दी गई है इसमें। ये I बराबर 5 एम्पियर है, ये I बराबर 5 एम्पियर है इसमें लिखा है। और VA माइनस VB पूछ रहा है, तो VA माइनस 5 इंटू 1 यहाँ रजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ, प्लस 5 और माइनस L
5 मिली हेनरी है। अच्छा ये 15 है भाई, ये 15 है, ये 15 माइनस और 5 मिली हेनरी है, तो 5 इंटू 10⁻³ एंड इट इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे आप बस ऐसे लिख दिया करो, इससे घबराया मत करो। -LdI/dt हमेशा लिखा करो, -LdI/dt। जैसे EMF होता है ना वैसे ही लिखा करो। मतलब जैसे करंट इधर चल रही है तो जैसे बैटरी होती है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो -LdI/dt करो। और L तो ये हो गया, और dI/dt निगेटिव है तो ये मेरे पास -10⁻³ हो गया, बराबर VB कर देंगे। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो VA बराबर -5 + 15 और फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +5 बराबर VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू -15 वोल्ट आ रहा है। बस मैग्नीट्यूड देना है, ये बात दूसरी है कि निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो VA माइनस VB इज इक्वल डिफरेंस पूछ रहा है, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी -15 आ रही है करने पे, बट सिंस देयर इज नो नेगेटिव वोल्टेज तो जो डिफरेंस है वही सही मान लिया जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई आंसर -15 होता तो वो भी सही, वो ज़्यादा सही माना जाता। तो अब आगे के क्वेश्चन आपको शिवम सर करेंगे। थैंक यू। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एन EMF ऑफ 5 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे बात बेटा सेल्फ इंडक्टेंस की हो रही है, ठीक है। अच्छा, 5 यहाँ पे आपको पोटेंशियल दे रखा है। कह रहा है कि मेरा करंट चेंजेस एट अ स्टडी रेट फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर। अच्छा, पहले करंट कितना था बेटा 3 एम्पियर, और अब कितना है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे चेंज कितना आ गया, जो डेल्टा आई होगा बेटा दैट इज नथिंग बट कितना आएगा बेटा 1 एम्पियर। अच्छा, 1 मिली सेकेंड में ये बेटा हुआ है, तो डेल्टा टी कितना दे दिया बेटा 1 मिली सेकेंड। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, तो आपको जाहिर सी बात है ये पता ही होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस बेटा होता है दैट इज L। ये आएगा बेटा कितना E अपॉन क्या आता है बेटा दैट इज डेल्टा आई अपॉन क्या होगा डेल्टा टी, ठीक है। ये डेल्टा टी चला गया बेटा ऊपर। अच्छा, यहां से आप क्या कर सकते हो, जाहिर सी बात है इसको ऊपर लेके जाओगे, आपको EMF दे रखा है कितना है 5 वोल्ट, रख जाओ। डेल्टा टी कितना हो गया 10⁻³ अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे करंट भी दे रखी, करंट का जो चेंज है वो कितना आया है दैट इज नथिंग बट 1, ठीक है। और जाहिर सी बात है इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा बेटा हेनरी। तो देखो बेटा कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, कुछ ऐसा आ जाएगा 5 मिली हेनरी। तो देखो जरा, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो चौथा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। देखो बेटा एक सिंपल सी बात याद रखो कि हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आता है ये μ0 दैट इज n²। ये होगा बेटा μ0 n², और साथ में क्या आता है बेटा A/L, ठीक है। तो अगर आप जाहिर सी बात है सीधे से देखो तो क्या होगा, ये n² के मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के क्या है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहला ही ऑप्शन दे रखा है बेटा, यहाँ पे करंट होता है ऐसा B = μ0 Ni आपने पढ़ा होगा, तो करंट होता है बेटा, ठीक है बेटा। आपके जो इंडक्टेंस है वो क्या होगा, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, नहीं भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटा हाँ सही बात है बिल्कुल। तो तीसरा ऑप्शन ही बेटा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा भी देख ही लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर डायरेक्टली है तो इनवर्सली क्यों होगा, तो बेटा ये ऐसे ही क्या हो जाएगा बेटा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जिसका करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा होगा, थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर, कह रहा है कि यहाँ पे बेटा है कितना 5 और 10। तो यहाँ पे प्राइमरी कितना है दैट इज NP दे रखा है बेटा आपको 5, और सेकेंडरी दे रखा है दैट इज NS कितना है बेटा 10। कह रहे हैं द म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो बेटा कितना दे रखा है दैट इज 25 हेनरी। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रहा है, ये है बेटा 25 हेनरी। चलो भाई बहुत अच्छी बात है।
अब क्या कह रहा है कि नाउ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर आर इंटरचेंज ही किया गया है, 10 और 5 कर दिया गया, ठीक है। एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर इन हेनरी विल बी। अच्छा देखो बच्चा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एम इक्वल्स टू, ये आता है बेटा म्यू नॉट, दैट इज N1 N2, और क्या होगा बेटा, दैट इज ए अपॉन क्या होगा बेटा L, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो N1 N2 को अगर आप इंटरचेंज भी कर दोगे तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा वो कांस्टेंट ही रहेगा, और जाहिर सी बात है कुछ एरिया और लेंथ को चेंज नहीं किया गया है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगा ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले 5 ये था, 10 ये था, अब 10 ये प्राइमरी है और 5 ये हो गया, तो कोई भी बेटा चेंज नहीं आएगा, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो 25 हेनरी ही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा इसका होगा थर्ड। कह रहा था रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स इन द ट्रांसफार्मर दे रखा है 3:2, द पावर आउटपुट भी P, देन द इनपुट पावर। दो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है कि इनपुट पावर निग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस मस्ट बी, मतलब कोई भी लॉस बेटा यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया गया है, तो जब कोई भी बटा पावर यहाँ पे क्या है, जो लॉस है वहां कंसीडर नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है ना कि जो P इनपुट होगा बेटा दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा बेटा P आउटपुट, ठीक है। तो जो पहले था वही बेटा बाद में होगा। तो देखो भैया, पावर आउटपुट, अच्छा हाँ, आउटपुट दे रखा है P, तो इनपुट क्या रहा होगा, जाहिर सी बात है इनपुट भी तो P ही होगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। आते बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे, कह रहा है कि ये इंडक्टर दे रखा है 100 मिली हेनरी, करंट बेटा कितनी फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर की, एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। अच्छा इंडक्टर में आपसे एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, तो ये ऑलरेडी पता है कि कितना होता है, दैट इज ½ Li², ठीक है। यहाँ पे सारे वैल्यूज दे रखे हैं, जरा रख जाओ, तो ये हो जाएगा हाफ, ये बेटा दे रखा है आपको 100 मिली हेनरी, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ करंट कितनी है यहाँ पे, 10 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 100, ये हो गया 10⁻⁴, 10⁻³ तो क्या बचेगा 10 बचेगा, 10/2, मतलब जो करेक्ट आंसर आ गया दैट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये दे देगा बच्चे आपको 5 जूल। 5 जूल बेटा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब पहला ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट है। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है इन एन एसी सर्किट, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है आपको, दैट इज 100 sin 200πt, कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू। अच्छा देखो जरा, इसको जरा हम लोग बेटा ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एक फंक्शन दे रखा है आपको, जो इक्वेशन है दैट इज I इक्वल्स टू 100, ये दे रखा है बेटा आपको साइन 200πt। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या है, एक सिनुसॉइडल फंक्शन है, अगर सिनुसॉइडल फंक्शन है तो बेटा साइन का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा जाएगा। अच्छा देखो भाई, अब एक्चुअल में क्या होता है, एक टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, कि एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है बेटा उसे बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। अब जरा देखना ध्यान से, अगर बेटा आप मीन पोजीशन से जा रहे हो तो मीन पोजीशन से बेटा मैक्सिमम आ गए, ये हो गया पहला मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा से कहाँ आ गए, फिर आ गए बेटा 0 पे, फिर ये एक आपको मैक्सिमा मिलेगा, फिर क्या हो जाएगा, एक ये ऑस्किलेशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक सिंपल सी बात बेटा आपको समझनी है। तो देखो यहां से बेटा यहीं तक तो जाना है, पूरा टाइम टी है, तो 1 2 3 4 हो गए, तो ये जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, वो T/4 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहां से बेटा टी निकाल लो, सीधी सी बात है, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा का वैल्यू क्या है जरा देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज नथिंग बट, ये कितना है बेटा 200 पाई दे रखा है। अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा 2π/t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200 पाई, यहां से पाई से पाई चला गया, जो टी का वैल्यू आएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/100, ये आ जाएगा टी का वैल्यू, ठीक है। अब जरा रख जाओ यहाँ पे, तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1/400 सेकेंड, बेटा ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखो बेटा 1/400 सेकेंड कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो देखोगे तो चौथा ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है बेटा 27, अब इसमें कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी दे रखा है, आरएमएस वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज और करंट दे रखा है आपको 10 एम्पियर। चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है कि टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी। अच्छा आरएमएस दे रखा है, पीक आपको निकालना है, ठीक है। ये तो ऐसा ही हो गया, क्योंकि आरएमएस कितना है बेटा 10 एम्पियर, तो आप जानते ही हो कि क्या होगा बेटा, आई आर एम एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज I0 अपॉन क्या होगा बेटा √2।
जो पीक वैल्यू पूछा है तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट इक्वल्स टू आई आर एम एस बेटा कितना है यहाँ पे 10 इंटू कितना है बेटा √2 का वैल्यू बेटा कितना होगा 1.414। यहाँ पे जब रखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर जाओ तो ये कितना देगा 14.14 एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहां से दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं, तो पहला और दूसरा तो चला गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या, एक अदर पैरामीटर आपसे पूछा हुआ है, दैट इज द टाइम टेकन। ये पिछले वाले क्वेश्चन में ही था कि टाइम टेकन, तो अब ग्राफिकल बताने की जरूरत है नहीं, तो वो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बेटा होगा कितना, दैट इज t/4। जाहिर सी बात है। ठीक है, आपको ये दे ही रखा है कितना, 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे क्या करो, टाइम को बेटा ओमेगा के टर्म में लिख जाओ। तो क्या लिखोगे, t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज 2 अपॉन क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू क्या होगा बेटा 4। ठीक है, ये कट कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा, t इक्वल्स टू ये आ जाएगा π/2 और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2πf। बेटा ये यहाँ से चला गया, तो जो t आएगा वो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू क्या होगा बेटा 50। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब यहां से बेटा आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अब जरा यहां से सॉल्व कर जाओ, तो बेटा कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा 1/200 होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। ठीक है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 10⁻²। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। बेटा कुछ ऐसा टाइम आएगा क्या, 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड बेटा होगा करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देखोगे तो चौथा ऑप्शन बेटा सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे करंट इन अ सर्किट इज वॉटलेस। देखो बेटा वॉटलेस करंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जब प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो बेटा, तभी आपको वॉटलेस करंट मिलता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इंडक्टेंस नहीं बेटा, इंडक्टेंस तो जीरो नहीं होना चाहिए, जी सीधी सी बात है। फिर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो, हाँ ये बिल्कुल सही है। या तो क्या होना, मैंने क्या बोला, या तो वो इंडक्टिव सर्किट होना चाहिए या तो वो क्या होना चाहिए बेटा कैपेसिटिव सर्किट होना चाहिए। तो इंडक्टिव और कैपेसिटर बेटा चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ही बेटा क्या हो जाएगा, जीरो होना चाहिए। ठीक है, करंट इज ऑल्टरनेटिंग, नहीं बेटा ये भी गलत है। कैपेसिटेंस में सर्किट इज जीरो, मैंने अभी बोला कि प्योर इंडक्टिव हो या प्योर कैपेसिटिव हो तब बेटा वॉटलेस करंट मिलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा दूसरा। अब देखो बेटा 29 में कह रहा है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 मिली हेनरी कॉइल बेटा लगाया गया है, यहाँ पे इंडक्टेंस कितना आ गया 5 मिली हेनरी और 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया बेटा, रेजिस्टेंस ये आ गया, कैपेसिटर आ गया और साथ में क्या आ गया बेटा इंडक्टेंस। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको एक एसी सोर्स से बेटा जोड़ दिया गया है। चलो भैया एक एसी सोर्स को जोड़ लेते हैं। अब कह रहा है कि व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज ज्वाइन टू दिस कॉम्बिनेशन द सर्किट्स रेजोनेट। अच्छा, अगर सर्किट रेजोनेंस कर रहा है, अच्छा आप जानते हो कि जो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज नथिंग बट ये आता है ओमेगा इक्वल्स टू 1 ये आता है बेटा √LC, ये आती है रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस किस पे होता है, एक बात और याद रखो, रेजोनेंस बता होता है एक्साई C इक्वल्स टू बेटा किस पे, एक्साई L। मतलब जो ये आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है बेटा, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एक बात ये याद रखो। अब ये तो बता दिया गया क्वेश्चन में कि सर्किट क्या कर रहा है बेटा, रेजोनेंस की कंडीशन में है। अब आगे जरा पढ़ो, कह रहा है रेजिस्टेंस इज हाफ। भैया सीधी सी बात है, एक्स सी इक्वल टू क्या हो गया बेटा XL। अब अगर देखोगे तो ओमेगा जो है वो सिर्फ किस पे, यहीं से निकल के आता है बेटा ओमेगा। ठीक है, जो ओमेगा है वो एल और सी पे डिपेंड कर रहा है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे बेटा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रहा है तो जो आपका पहले फ्रीक्वेंसी था वही बाद में फ्रीक्वेंसी होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा रिमेन्स अनचेंज। मतलब तीसरा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो भाई आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड एन इंडक्टेंस। देखो भैया रेजिस्टेंस दे रखा है आपको कितना है 300 ओम, तो आर इक्वल्स टू कितना है बेटा 300 ओम और इंडक्टेंस कितना है दैट इज 1/π हेनरी। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी वोल्टेज। बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या है कि ये आर और एल दे रखा है, तो आर एल सर्किट हो गया बेटा। ठीक है, वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट और यहाँ पे कह रहा है कि 200 हर्ट्ज बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। द फेज एंगल पूछा है। देखो फेज एंगल के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो कि tan phi इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ
एक्साई एल माइनस क्या होगा बेटा, एक्साई सी अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, आर। ये आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब बेटा ये आरएल सर्किट हो गया तो आरएल सर्किट में बेटा सी का वैल्यू तो 0 हो गया, ठीक है। तो एक्साई सी तो यहां से चला गया, ये वैल्यू क्या आ गया बेटा, 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, दैट इज tan फाई इक्वल्स टू, ये जो एक्साई एल है इसको क्या लिखोगे आप, दैट इज नथिंग बट ये होता है बेटा ओमेगा एल अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, आर। अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 पाई एफ लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब जरा इन वैल्यूज को रख जाओ, देखो भैया यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा का देखो tan फाई इक्वल्स टू, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई एफ का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100, और क्या होगा बेटा सीधी सी बात देखो, और क्या है यहाँ पे, एल इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस बेटा कितना हो गया 1/पाई, रेजिस्टेंस कितना है बेटा 300 रेजिस्टेंस है, ठीक है। पाई से पाई चला गया बेटा, और क्या जाएगा यहाँ पे देखो, 0 से 0 जाएगा, ये गया, तो यहाँ पे क्या बचा, tan फाई इक्वल्स टू, जो tan फाई का वैल्यू है दैट इज नथिंग बट, अच्छा फ्रीक्वेंसी जो है 200 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है बेटा, यहाँ पे 200 हर्ट्ज, मुझे गलती हो गई, 100 लिखा है मैंने, ये होगा 200, ठीक है। तो दो दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4/3, तो फाई का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 4/3, ये आ जाएगा बेटा फाई का वैल्यू। तो tan इनवर्स 4/3, देखो कोई ऑप्शन दिखा रहा है क्या आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला ही ऑप्शन है बेटा, तो मतलब यही करेक्ट हो जाएगा। चलो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे भी आपसे फेज की ही बात कर रहा है, एसी सर्किट है, कह रहा है कि रिएक्टेंस, बेटा कह रहा है कि जो रिएक्टेंस है दैट इज √3 टाइम ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। तो देखो भैया कह रहा है कि रिएक्टेंस है और फेज डिफरेंस कह रहा है, तो भैया रिएक्टेंस हम लोग मान लेते हैं क्या है, देखो एक्साई सी इक्वल्स टू कह रहा है दैट इज √3 टाइम्स ऑफ आर है, ये तो कह रहा है आपसे। अब आप जानते हो क्योंकि अगर एक्साई सी है तो एक्साई एल 0 होगा, तो tan फाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, एक्स सी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, आर, ठीक है। चलो भैया अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, एक्स सी बाई एक्स आर निकाल लो, यहीं से कितना हो जाएगा √3, तो tan फाई इक्वल्स टू बेटा आ गया √3, तो जो फाई का वैल्यू है दैट इज नथिंग बट ये आ जाएगा π/3। तो देखो भैया कहाँ π/3 दे रखा है, तो पहले ऑप्शन में ही दे रखा है π/3, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है कि व्हेन 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन 100 वोल्ट एसी एट 500 साइकिल पर सेकेंड इज अप्लाइड टू द सेम कॉइल ओनली 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज, द इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल इज। देखो पहले क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट का बच्चा डीसी लगाया गया कॉइल में, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा था, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब कह रहा है कि सेम 100 वोल्ट का एक एसी सिग्नल लगाया गया जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है, 50 साइकिल्स पर सेकेंड इज अप्लाइड टू द सेम कॉइल ओनली 0.5 एम्पियर करंट फ्लोस, मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कम हो गया, द इम्पीडेंस। अच्छा इम्पीडेंस बेटा है क्या, ये एक तरीके का बेटा रेजिस्टेंस ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इम्पीडेंस देखोगे तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा बेटा, इम्पीडेंस तो बेटा यही आएगा ना, V अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर बोलते हो आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V/I, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहां से V दे रखा है आपको कितना है बेटा, है ये है 100, ये वैल्यू दे रखी है दैट इज 100, करंट कितना है बेटा, यहाँ पे करंट है बेटा 0.5, तो यहां से जरा सॉल्व कर जाओ तो ये जो देगा इम्पीडेंस कितना आ जाएगा बेटा 200, तो 200 बेटा आपको वैल्यू दे दिया, तो जेड आएगा दैट इज 200 ओम आ जाएगा बेटा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 32 का बेटा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। अब देखो एक सर्किट दे रखा है, सर्किट में अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये एक इंडक्टर है, और इंडक्टर का इंडक्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो दे रखा है, और कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप दे रखा है, कितना है बेटा 100 वोल्ट है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो VL है वो बेटा VC के बराबर है। अच्छा जरा आप याद करो कि आप एक्साई एल, भैया अगर VL और VC बराबर है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो करंट तो वैसे भी सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, ठीक है, करंट सेम रहेगा, तो जाहिर सी बात है यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्साई एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा एक्साई सी। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी है वो कौन सी बन गई, दिस इज अ कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस की कंडीशन बन गई बेटा।
अब अगर रेजोनेंस की कंडीशन बन गई है तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा है कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा। बेटा देखो, आप यहां से वैसे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं v इक्वल्स टू दैट इज ये होता है वी आर स्क्वायर प्लस क्या होगा वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वही इंपीडेंस वाले फॉर्मूले से आता है बेटा, कि ये फॉर्मूला होता है z इक्वल्स टू दैट इज नथिंग बट ये आता है बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्साई एल माइनस एक्साई सी एंड मेक इट होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग आई का मल्टीप्लाई कर देते तो हमको कुछ ऐसा दिखता है। बेटा ये दोनों जीरो हो गए, मतलब बराबर है तो जीरो हो जाएगा, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो v का वैल्यू हो जाएगा वही तो बेटा वी आर होगा। अब जरा ध्यान से देखो v का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो कि जो आपने अप्लाई करा है वो 200 वोल्ट है और की 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो 200 वोल्ट बेटा वी आर आ जाएगा। आपसे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ही तो पूछा है, ये आ जाएगा बेटा 200 वोल्ट। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एंड द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन सीरीज। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक आरएल सर्किट हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है कि दिस इज एन आरएल सर्किट। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब कह रहा है कि कनेक्टेड बाय अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। पावर पूछा है बेटा, ठीक है, कि पावर कितना यहाँ पे डिसिपेट करेगा। चलो बेटा हम लोग निकालते हैं इसका पावर। देखो बेटा पावर कैसे निकालोगे, वैसे पावर होता कितना है, P अगर आप निकालोगे तो बेटा वैसे क्या होगा, दैट इज आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे करंट वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ये हो जाएगा, चूंकि बेटा आरएल सर्किट है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे इंपीडेंस होगा, और इसका इंपीडेंस कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट ये आ जाएगा जेड इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे एक्साई एल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज आई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा जेड स्क्वायर और साथ में क्या हो गया बेटा आर। ठीक है, अब इसका जब होल स्क्वायर कर जाओ तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज आई स्क्वायर कैपिटल आर और जेड स्क्वायर का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्साइएल है और एक्साइएल का वैल्यू कितना होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा बेटा एल स्क्वायर। जगह ओमेगा क्या है 2 पाई एफ है, तो 2 पाई एफ में तो आपको कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो हम जरा चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला तो भैया रिवर्स ही कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है, तो इसको तो हटा ही दो, तो वी स्क्वायर साथ में क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पे हाँ यार गड़बड़ हो गया, देखो ये बेटा वी स्क्वायर होगा ना, देखो ये वी तो भैया आई स्क्वायर को तो रिप्लेस कर रहे हैं ना, वहां पे आई स्क्वायर कैसे आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, जेड स्क्वायर का क्या लिख दिया हमने आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, दूसरा ऑप्शन बेटा सही आ जाएगा, तो 34 का बेटा दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एलसीआर सर्किट है, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट वीआरएमएस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है 300 रेडियन पर सेकेंड। कह रहा है कि व्हेन ओनली कैपेसिटर इज रिमूव्ड द करंट लैग्स बिहाइंड। देखो बेटा एलसीआर सर्किट में एलसीआर, एक बात तो याद रखो कि जब लैगिंग या एंगल की बात कर दी जाए तो एक ये फॉर्मूला जरूर याद रखो, वो क्या है, दैट इज एक्साई एल माइनस एक्साई सी अपॉन बेटा क्या कैपिटल आर। ठीक है, ये एलसीआर सर्किट का बेटा जनरल फॉर्मूला है। अब देखो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहे हैं कि व्हेन ओनली कैपेसिटर इज रिमूव द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। कितना कह रहा है, कैपेसिटर को रिमूव कर दिया गया और एंगल कितना बना बेटा 60 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि tan 60 इक्वल्स टू, क्योंकि कैपेसिटर रिमूव हो गया तो एक्साई सी तो चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, दैट इज बचा एक्साई एल अपॉन आर। ठीक है, मान लेते हैं ये इक्वेशन क्या है बेटा फर्स्ट है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि व्हेन ओनली द इंडक्टर इज रिमूव्ड, जब केवल देखो दो अलग अलग यहाँ पे भैया ऐसे मत समझना कि आप लोग कि पहले कैपेसिटर को हटाया गया फिर इंडक्टर को हटाया गया, नहीं बेटा, तो अलग अलग सिनेरियो है, एक में कैपेसिटर को हटाया गया है, एक में केवल इंडक्टर को हटाया गया, लिखा भी हुआ है देखो ओनली द इंडक्टर इज रिमूव करंट लीड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बेटा कि tan 60, चूंकि इंडक्टर को रिमूव कर दिया गया है तो क्या हो जाएगा एक्साई सी अपॉन आ जाएगा बेटा आर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दोनों इक्वेशन में लेफ्ट में tan 60 लिखा हुआ है तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे इंडक्टर को रिमूव करा है तो यहाँ पे आ गया एक्साई सी, एक्साई एल इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा एक्साई सी, ये कुछ आ गया। अब आपसे पूछा है कि द एवरेज पावर डिसिपेटेड, तो जो पावर बेटा यहाँ पे डिसिपेटेड होगा वो कितना होगा, ये बेटा आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो बेटा हम लोग निकालते हैं इसका पावर डिसिपेटेड, कि कितना आएगा इसका पावर डिसिपेटेड। अगर आप देखो क्वेश्चन में कोई वैल्यूज दे रखी हैं बिल्कुल,
देखो पावर कैसे निकालोगे, P इक्वल्स टू बेटा कितना होगा, दैट इज ये आ जाएगा आई स्क्वायर और साथ में क्या होगा बेटा R। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपको दे रखा है रेजिस्टेंस और एक्साई L इक्वल्स टू एक्साई C हो गया, तो बेटा हमारा जो इम्पीडेंस आएगा वो भी क्या हो जाएगा, R के बराबर ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, करंट का वैल्यू दे रखा है क्या आपको, हाँ आई को यहाँ पे V अपॉन R से क्या करो बेटा, रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर R अपॉन क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर। मैंने बोला क्या, Z का वैल्यू भी R के बराबर हो जाएगा, तो एक R तो चला गया यहाँ से। ठीक है, तो V कितना दे रखा है बेटा 200, 200 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 200 अपॉन इम्पीडेंस, यहाँ पे जो Z है वो कितना होगा, रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा बेटा 100, चला गया ये यहाँ से। तो जो पावर है क्या वो 400 वॉट आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है आते हुए। तो 400 वॉट बेटा हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा बेटा, फोर्थ होगा। चलो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वर्चुअल करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 50 हर्ट्ज फ्लोज इन एसी सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल, द पावर कंज्यूम्ड इन द कॉइल इज 240 वॉट इफ द वर्चुअल वोल्टेज दे रखा है। देखो पावर यहाँ पे दे रखा है, पावर कितना होता है बेटा, पावर इज नथिंग बट ये होगा बेटा आई स्क्वायर आर। ठीक है, पावर दे ही रखा है कितना है 240, करंट बेटा कितना दे रखा है 4 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू आर। रेजिस्टेंस बेटा यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये कितना बचा 60, इधर आ जाएगा बेटा 15 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, जब वॉट हमको पोटेंशियल दे रखा है, करंट भी दे रखी है, तो हम लोग इसका इम्पीडेंस भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये आरएल सर्किट है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप जेड निकालोगे तो जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा वी अपॉन आई, तो इसका जो इम्पीडेंस होगा वी कितना दे रखा है बेटा, दैट इज 100। करंट कितनी है यहाँ पे, करंट इज नथिंग बट बेटा 4 दे रखा है, तो जो जेड का वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 25 ओम। ये जेड आ गया। अब अगर 25 ये आ गया तो हम लोग जेड को क्या लिख सकते हैं बेटा, आर एल सर्किट और एक्साई सी 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा दैट इज एक्साई एल का स्क्वायर। ठीक है, जेड पता है हमको कितना आया है बेटा 25, तो बेटा 25 को जरा स्क्वायर कर जाओ तो कितना हो जाएगा 625। आर भी हमको पता है कितना है बेटा यहाँ पे, दैट इज स्क्वायर कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 225 प्लस क्या आ जाएगा बेटा एक्साई एल का स्क्वायर। अब बेटा इसको इधर लेके जाओ तो 225 625, तो एक्साई एल स्क्वायर इक्वल्स टू बचा बेटा 400, एक्साई एल का वैल्यू आ जाएगा बेटा ये आ गया बेटा कितना 20 आ जाएगा ये। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल। तो बेटा यहाँ से जरा सॉल्व कर जाओ, ओमेगा को लिख सकते हो आप दैट इज 2 पाई एफ इंटू क्या हो जाएगा बेटा एल इक्वल्स टू आ जाएगा 20, ये आ गया बेटा कितना 10। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी, अच्छा इंडक्टेंस पूछा, फ्रीक्वेंसी तो दे रखा है, तो एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज ये हो जाएगा 10 बाई पाई एफ। ठीक है, अब एल को ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 10 पाई को एज इट इज। एफ का वैल्यू कितना दे रखा है जरा देखिए, एफ दे रखा है आपको 50, तो यहाँ पे रख जाओ, तो ये हो जाएगा 1/5 पाई। तो जो इंडक्टेंस आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, एल इक्वल्स टू 1/5 पाई, कुछ ऐसा आ रहा है। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, तो दूसरा ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है द वेरिएशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट एंड द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो जाहिर सी बात है बेटा, देखो कौन लीड कर रहा है, कौन यहाँ पे लैग कर रहा है। बेटा ये देखो पिछला ये जो करंट है, करंट बेटा नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज बेटा 90 डिग्री ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो वोल्टेज करंट को लीड करेगा, कितने से लीड करेगा, पाई/2 से, सीधा से दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ये जो एंगल है बेटा एक साइन का है दूसरा कॉस का है, वैसे भी यहाँ पे 90 का क्या आ जाएगा बेटा, फेज आ जाएगा, तो वोल्टेज लीड द करंट बाय कितना हो जाएगा बेटा पाई/2। बेटा वोल्टेज लैग नहीं कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, चलो भाई पूछा है आपसे कि कौन सा करंट बेटा होगा यहाँ पे एक्साई और एक्साई सी और एफ के बीच में। अच्छा आप जानते हो कि एक्साई सी इक्वल्स टू होता क्या है, एक्साई सी आप जानते हो दैट इज नथिंग बट ये होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा 1/, ये आ जाएगा 2 पाई एफ सी। तो फ्रीक्वेंसी और एक्साई सी मतलब एक्साई सी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा कैपेसिटेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस कर रहा हूँ सॉरी, फ्रीक्वेंसी में पूछा गया ना, तो फ्रीक्वेंसी के भी क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या बनाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन सही दे देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विच आर नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा गामा रेज है, ये 2 बार लिखा हुआ है गामा, गामा तो गामा ही है। ठीक है, ये तो है वैसे भी है गामा रेज, ये भी है
बीटा रेज बेटा दो प्रकार की होती हैं, या तो क्या होगा बेटा बीटा प्लस होगा, या तो क्या होगा बीटा माइनस होगा। बीटा प्लस मतलब ई प्लस पॉजिट्रॉन, और ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। तो बेटा यहाँ पे फोटोन की बात ही नहीं हो रही है, तो ठीक है, तो यही हो जाएगा बेटा आपका करेक्ट आंसर। ये क्या है, देखो जो फोटोन के फॉर्म में है बेटा वही आंसर होगा, सीधे सी बात याद रखो, ईएम स्पेक्ट्रम, ठीक है, पूरा एक्सरे तो वैसे भी आता है, तो बेटा ये भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, तो नॉट कौन सा हो जाएगा बेटा, बीटा रेज करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉस। मैक्सवेल का इक्वेशन बेटा जाहिर सी बात है इलेक्ट्रो के लिए भी वैलिड है, मैग्नेटो के लिए भी वैलिड है, मैकेनिक्स के लिए नहीं है बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे बेटा, इलेक्ट्रो पहला क्या था, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ये ऐसा था, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन क्या था बेटा, एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या था, मैग्नेटो में आया, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, बी डी एल इक्वल्स टू बेटा क्या था, 0, ठीक है। ऐसे ही बेटा तीसरा फैराडे लॉ का दिया, और चौथा चौथा उन्होंने क्या किया, एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाइड करा था, ठीक है। एम्पियर्स लॉ को भी क्या किया गया था बेटा, मॉडिफाई करा गया था, जहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट का बच्चा उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रो में भी है, मैग्नेटो में भी है, तो देखो दोनों में दे रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू अ वैक्यूम डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। अरे भैया सीधी सी बात एक याद रखो कि ये एक रिलेशन होता है बेटा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू, ये होता है बेटा दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, ठीक है, ये बेटा याद रखो। तो देखो भैया कहाँ कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, आई थिंक पहला वाला ही ऑप्शन उसको मॉडिफाई करा है, ई नॉट के इक्वल्स टू बी नॉट ओमेगा, तो मुझे लग रहा पहला ही वाला करेक्ट हो गया ना, यही करेक्ट हो गया, ठीक है। तो दूसरा तो वैसे भी नहीं है, तो पहला ही आ जाएगा इसका। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन अ मीडियम विच हैज अ रिलेटिव परमेबिलिटी। कितनी परमेबिलिटी है बेटा, कह रहा है कि दैट इज 1.3 एंड ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो इन द मीडियम, मीडियम में पूछा है, तो बेटा मीडियम का जो रिलेशन आता है दैट इज नथिंग बट ये आता है सी अपॉन स्क्वायर रूट, ये आता है बेटा म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सी का वैल्यू कितना, 3 इंटू 10⁸। यहाँ पे म्यू आर दे रखा है, कितना है बेटा म्यू आर, ये दे रखा है बेटा आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दोनों दे रखी है, ये है 1.3 इंटू क्या है बेटा 2.14, ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो भैया इसको लगभग लगभग चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। अच्छा बेटा अगर थोड़ा सा डाउट हो तो एक बात याद रखना कि एप्सिलॉन मीडियम का कितना होता है, कुछ ऐसा आता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू मीडियम कितना होता है म्यू नॉट, ये आएगा म्यू आर, ठीक है। जब रखोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना दे देगा, ये बना देगा सी, क्योंकि सी का वैल्यू कितना होता है 1/रूट ऑफ म्यू नॉट, क्या आएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए सी लिखा हुआ है ऊपर, ये बात याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना हो जाएगा, 13 4 जा बेटा आ जाएगा 52, 13 1 जा 13 और 5 कितना होगा बेटा 18, और 13 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 26, 26 और 5 कितना आ जाएगा बेटा 31, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा बेटा कितना आएगा 3.182। अब इसको जरा देखो ध्यान से, तो लगभग लगभग इसको कितना लिख सकते हो बेटा, लगभग लगभग बेटा आप इसको लिख सकते हो 3.182, मतलब इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको इधर ले आओ 3.2 समथिंग हो गया, 3.2 को आप क्या लिखोगे बेटा 2, तो ये हो जाएगा लगभग लगभग कुछ 1.5 समथिंग आएगा। 1.5 को बेटा इसे डिवाइड करोगे 3 से तो कुछ बेटा 1.8 में समथिंग कुछ आएगा आंसर। तो देखो देखो 13 बेटा हो नहीं सकता ये, ठीक है, ये हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा 10⁸ है यहाँ पे 10⁸, तो 1 पॉइंट समथिंग में क्या हो जाएगा बेटा आपका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कितना होगा बेटा 1 पॉइंट इन 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहे कि फॉर एन एसी सर्किट वी दे रखा है, आई दे रखा है, द एवरेज पावर कंज्यूम इन दिस सर्किट, जो एवरेज पावर बेटा यहाँ पे कंज्यूम होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। बताओ भाई एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे जरा देखो ये साइन ओमेगा टी है और ये कॉस ओमेगा टी है, तो फेज बेटा कितना का आ गया, फेज आ गया बेटा यहाँ पे π/2 का, ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है बेटा P इक्वल्स टू P एवरेज, बेटा इसको क्या लिखते हैं हम लोग, दैट इज ये होता है बेटा V/RMS इंटू क्या हो जाएगा बेटा I/RMS इंटू क्या होगा दैट इज cos फाई, ठीक है बेटा। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, cos 90 होगा, cos 90 वैसे भी 0 दे देगा, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 5 साइकिल्स पर सेकंड एंड एम्पलीट्यूड दे रखा है, आरएमएस वैल्यू पूछ लिया आपसे। तो आप जानते हो कि वी आर एम एस इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज नथिंग बट वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट टू। तो भैया यहाँ से निकाल जाओ, वी नॉट कितना दे रखा है, एम्पलीट्यूड मतलब वी नॉट हो गया ना, 120 अपॉन कितना हो जाएगा, रूट टू। इसको जब सॉल्व करोगे तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा, 1.414। इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये लगभग लगभग देगा बेटा आपको 84.8 वोल्ट। तो 84.8 वोल्ट मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा बेटा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है कि आ चोक क्वाइल हैज, चोक क्वाइल बेटा क्या है, हाई इंडक्टेंस। देखो चोक क्वाइल होता क्या है बेटा, चोक क्वाइल का एक सीधा सा काम ये है कि ये क्या करता है, ये बेटा जितना भी एसी आपका मतलब जितना भी आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ब्लॉक करेगा और डीसी करंट को बेटा फ्लो होने देता है, ठीक है। तो ये एसी को ब्लॉक करता है, एक बात याद रखो, एसी को क्या कर रहा है बेटा, ये ब्लॉक कर रहा है और डीसी को बेटा फ्लो होने दे रहा है, डीसी को क्या हो दे रहा है बच्चा, इजिली फ्लो होने दे रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर वो डीसी को फ्लो होने देगा तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो बेटा होना चाहिए ज्यादा, सॉरी रेजिस्टेंस होना चाहिए बेटा लो, और यहाँ पे जो इंडक्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा ज्यादा, ठीक है। इसका पूरा एक प्रिंसिपल है। तो चोक कॉइल में हमेशा हाई इंडक्टेंस होगा, मतलब एल जो है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, हाई होगा, ठीक है। इंडक्टेंस की बेटा बेसिकली क्या होगा बेटा, हाई होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा उसका बेटा हमेशा क्या होगा बेटा, लो होगा। और चोक कॉइल का काम क्या है, ये एसी को बेटा ब्लॉक करता है और डीसी को फ्लो होने देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपका 45। तो बच्चा ये था आपका फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। बेटा मिलते हैं किसी और डिस्कशन में। तो जय हिंद बच्चों।